आज से लखनऊ दिल्ली तेजस एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने तेजस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, लेकिन दिल्ली से पहले यानी गाजियाबाद में ही तेजस एक्सप्रेस को रोक दिया गया। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे मुलाजमीन ने इसे रोका। ये लोग रेलवे की निजकारी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इनका कहना था कि किसी भी सूरत में रेलवे की निजकारी नहीं होने दी जाएगी। और वहीं दिल्ली में द्वारका नजफगढ़ मेट्रो की भी शुरुआत हो गई है। इस सर्विस से गाजियाबाद की तरफ से आने वाले मुसाफिरीन को काफी आसानी होगी। द्वारका से नजफगढ़ के बीच ग्रे लाइन की शुरुआत पर दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अवाम को मुबारकबाद दी। इस दौरान एक खास प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया, जिसमें मेट्रो के अहदेदारों के अलावा कई अहम लीडर भी मौजूद रहे। द्वारका स्टेशन ब्लू लाइन और ग्रे लाइन के लिए इंटरचेंज स्टेशन होगा। आज बेहद खुशी का दिन है। अभी जब आप परवेश वर्मा जी को भी सुन रहे थे और कैलाश गहलोत जी को भी सुन रहे थे, जो विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं दोनों वहां से, और कि वहां की जनता कितनी भावुक हो रही होगी कि 21 साल की उनका संघर्ष, उनका इंतजार आज पूरा होने जा रहा है। मैं उस इलाके के निवासियों को और पूरी दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज ये कॉरिडोर शुरू हुआ। PMRC का नेटवर्क बन गया है। और अभी हम यहाँ आने के पहले बात कर रहे थे कि शायद 1-2 शहर और हैं पूरी दुनिया के अंदर जिसमें इतना बड़ा नेटवर्क है। दिल्ली के तुगलकाबाद में रविदास मंदिर के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले का जल्द हल निकाला जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोगों के जज्बात को समझते हैं। इस मामले की अगली समाअत 18 अक्टूबर को है। संत रविदास मंदिर को लेकर जहां एक और घमासान मचा हुआ था, वहीं अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने समाधान का भी रास्ता दिखाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि तमाम पक्षकार अटॉर्नी जनरल के साथ बैठकर इस समस्या का समाधान निकालें। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन जी हैं। सर, क्या माना जाए, फिलहाल ये पूरा फैसला कहीं ना कहीं एक विवाद से शुरू हुआ था, लेकिन एक बड़ी हल आप लोगों की याचिका पर और राजेश जी की याचिका पर। करोड़ों लोगों की आस्थाओं पर कोई कुठाराघात नहीं कर सकता, उनकी भावनाओं को नहीं ठुकरा सकता है। ये न्याय के सबसे बड़े मंदिर में आज संदर्भित की गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये माना गया कि करोड़ों लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ करने का हक किसी संस्था को नहीं है। जिस तरह हमारे संविधान में हमें पूजा का हक है, हम लोगों ने जो रिट दायर की थी उसको उन्होंने स्वीकारा। उन्होंने ये भी कहा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के साथ बैठकर मिलजुल कर हम मंदिर को बनाएंगे। और हमें ये विश्वास है, क्योंकि उनके ऊर्जा है, उनकी जो आभा है, जो उनकी चरण रज है संत रविदास की, वो स्थान पर थी। उसी स्थान पर मंदिर बनेगा और पूरे देश विदेश के अंदर जो करोड़ों अनुयायी आंदोलनरत हैं उनके दिलों में एक शांति पहुंचेगी। और वो लोग जिन अधिकारियों ने संत रविदास जी की प्रतिमा को तोड़ा, मंदिर को तोड़ा, क्योंकि उस तरह का आदेश नहीं था, जैसा हमारे राजेश भाई ने भी हमारे साथ मिलकर एक रिट दी है, वो भी जेल के शिक्षों के अंदर होंगे, ताकि करोड़ों लोगों की आस्था तोड़ने का काम दूसरी बार कभी हो नहीं सके। राजेश रेलोटिया जी, आपकी अवमानना याचिका थी, अधिकारियों की बात सामने आई, तो क्या लगता है, क्या उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव मोड की तरफ दिख रहा है, तो क्या वो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की आप मांग आगे भी करेंगे? हम सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि आज जिस तरीके से करोड़ों गुरु रविदास जी के जो अनुयायी हैं, उनकी आस्था को ध्यान में रखते हुए जो रिस्पेक्ट कोर्ट ने शो की, हम उसका धन्यवाद करना चाहते हैं। और उसके साथ साथ में जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल के साथ में बैठकर हम लोग एक एमिकेबल एक सॉल्यूशन निकालें और वहाँ पर किस तरीके से मंदिर बनाया जा सकता है और उसका सौंदर्यीकरण किया जा सकता है, और जो ठेस पहुँची है, जो जख्म हमारे दिलों के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर हुआ, उसके ऊपर किस तरीके से मरहम लगाया जा सकता है, उसके ऊपर कोर्ट ने आदेश किया है कि हम लोग बैठें अटॉर्नी जनरल के साथ में और उसका एक एमिकेबल सॉल्यूशन निकालें। जिस तरीके से DDA ने जिस तरीके से गलत इंटरप्रेट करके कोर्ट के फैसले के ऊपर उन्होंने जो कदम उठाया,
वो सीधे तौर पे हमारे दिलों के ऊपर, हमारी आस्था के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर उन्होंने तीर चढ़ाया है, जख्म किया है और उसकी सजा डीडीए के अधिकारियों को मिलनी चाहिए। ये भी हमारी मांग आज कोर्ट के साथ में थी। ठीक है, तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट अब इस पूरे मामले पर 18 अक्टूबर को सुनवाई करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज ये साफ कर दिया कि तमाम पक्षकार आपस में बैठकर केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल जो पक्षकार हैं उनके साथ इस समस्या का हल निकालें। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी की आस्था पर आघात करना उनका अधिकार या उनकी मंशा बिल्कुल नहीं है। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। एक और अहम खबर, दिल्ली में मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हज जायजा मीटिंग के बाद उन्होंने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने मीटिंग में लिए गए अहम फैसलों से मुताल्लिक यहां जानकारी दी। 10 अक्टूबर से हज 2020 के लिए फॉर्म दाखिल करने का अमल शुरू हो जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने इस मौके पर कहा कि इस बार आज़मीन के लिए ई वीजा की भी सहूलत मैसर होगी। 21 एम्बार्केशन पॉइंट की जगह इस मरतबा 22 पॉइंट्स होंगे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी एक एम्बार्केशन पॉइंट कायम किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मीटिंग में केरल का मामला भी ज़ेर गौर आया, मगर इस सिलसिले में कोई फैसला बाद में लिया जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने यह भी कहा कि हज कमेटी इस बार हेल्प लाइन सेंटर भी शुरू करेगी। उन्होंने कश्मीर के हवाले से भी यहाँ बात की और कहा कि कश्मीर को लेकर 10 तारीख तक इंतजार किया जाएगा। 2020 यानी कि हज 2020 का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। हज 2020 के आवेदन की प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू होगी और ये 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस होगी और हमारी कोशिश होगी कि हज 2020 100% डिजिटल और ऑनलाइन हो। हज के वीज़े को भी ई वीज़े की सुविधा पिछली बार भी दी गई थी, इस बार भी 100% ई वीज़े की सुविधा रहेगी। उसके अलावा जो हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए हमने पिछली बार जो पोर्टल तैयार किया है, 1 नवंबर से उनके पोर्टल को भी, उनके जो आवेदन है उनको पोर्टल पर लोड करने की व्यवस्था कर दी गई है। 1 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक जो हज ग्रुप ऑपरेटर्स हैं वो पोर्टल्स पर अपनी एप्लीकेशंस को लोड करेंगे और 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जो हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जो हज यात्री सऊदी अरब हज यात्रा पर जाना चाहते हैं उनको जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस की सुविधा दी गई है। पिछली बार 21 एम्बार्केशन पॉइंट से हज यात्री गए थे। हज कमेटी ने हमारे विजयवाड़ा के हमारे जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उसके अलावा जो हम और भी तमाम संसद सदस्यों ने, तमाम जनप्रतिनिधियों ने आंध्र प्रदेश के लिए एक एम्बार्केशन पॉइंट की बात करी थी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इस बार नया एम्बार्केशन पॉइंट होगा। इस तरह से कुल मिलाकर के 22 एम्बार्केशन पॉइंट से इस बार हज यात्री हज यात्रा पर जाएंगे। दिल्ली में चीफ एयर मार्शल राकेश कुमार भदौरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने इंडियन एयरफोर्स को मिली कामयाबियों और तरक्की के हवाले से बातचीत की और कहा कि गुज़िश्ता 1 साल में हिंदुस्तानी फिजाइया को कई कामयाबियां मिली। चीफ एयर मार्शल ने इस दौरान बालाकोट का भी जिक्र किया और कहा कि रवां साल 26 फरवरी को हिंदुस्तानी फिजाइया ने कार्रवाई करते हुए बालाकोट में दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह किया। The Air Force Day is a momentous occasion for us to celebrate our achievements and also to reaffirm our commitment to the nation. Over the last 8 decades, IF has modernized itself into a professional force and is today one of the most competent and respected air forces in the world.
IAF has achieved a number of operational milestones during the last 1 year. You have seen many of them on this video. There may be some repetition, but I'll go through some of the important ones. The successful conduct of exercise Vayu Shakti, the Air Force level exercise and the fire part demonstration at Pokhran range aptly showcased the operational capability of the IAF. On 26th February of this year, IAF successfully struck terrorist camps located at Balakot. On the next day, IAF successfully thwarted Pakistan Air Force attempt to attack our military establishments. In the aerial engagement that followed, they lost the F-16 and we lost the MiG-21. Apart from training, periodic upgradation and modernization of our inventory, the introduction of new generation combat aircraft and lethal precision weapons will provide the IAF with an overwhelming offensive capability to deter and punish the enemy whenever the need arises. 27 फरवरी को हिंदुस्तानी फिजाइया का एक हेलीकॉप्टर जम्मू कश्मीर के जिला बडगाम में गिर गया था। चीफ एयर मार्शल राकेश भदौरिया से जब इस सिलसिले में सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये कोर्ट इंक्वायरी अब पूरी हो गई है रिसेंटली, पिछले हफ्ते, और ये हमारी गलती थी। हमारी ही मिसाइल से ये हेलीकॉप्टर हिट किया गया था और ये एस्टैब्लिश हो गया है। हमने नेसेसरी एक्शन ले लिया है, इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑलरेडी ले लिया है। 2 ऑफिसर्स के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा, वो अभी फ्यूचर में होगा एज पर प्रोसेस। जहां तक सवाल है वेदर बैटल कैजुअलिटीज है कि नहीं, वो है, और रिलेटेड टू अवार्ड्स एक्सेट्रा दैट बी एज पर प्रोसेस इन द फ्यूचर। कोर्ट इंक्वायरी अभी कंप्लीट हुई है तो बाकी चीजें बाद में फॉलो अप करेंगे। बट ये गलती थी, बड़ी गलती थी, हम मानते हैं इस बात को, और नेसेसरी स्टेप्स हैव बीन टेकन दैट दीस थिंग्स आर नॉट रिपीटेड। 2 रियासतों में असेंबली इंतखाबात होने हैं। हरियाणा और पंजाब में कांग्रेस के अंदर अंदरूनी खलफशार भी देखा जा रहा है। कई सीनियर लीडरान के बागियाना तेवर सामने आने लगे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर संदीप दीक्षित से इस सिलसिले में हमारी नुमाइंदा रंजीता झा ने खास बातचीत की। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित हमारे साथ है बात करने के लिए। संदीप जी, कांग्रेस में अभी जो चल रहा है कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव है और 2 राज्यों में पूर्व अध्यक्ष जो कभी हुआ करते थे अब पार्टी में बगावत के सुर तलाश रहे हैं। जिस तरह से अशोक तंवर हरियाणा से लेकर दिल्ली में सोनिया गांधी के आवास के बाहर अपने बगावती तेवर दिखा रहे थे। संजय निरुपम कल से लगातार कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को कर्मठ नेता नहीं चाहिए, मैं मेहनत करता हूं, मेरे कहने पर एक टिकट नहीं दिया, पार्टी छोड़ दूंगा, पार्टी के लिए प्रचार नहीं करूंगा, तमाम चीजें वो कह रहे हैं। देखिए, 2 बातें। एक तो हो सकता है कि आपने कुछ लोगों को अपनी तरफ से संरक्षण दिया हो या मेहनत से उनको बढ़ाया हो, उनको टिकट ना मिली हो, तो स्वाभाविक है कि निराशा हो सकती है। और ये निराशा एक पार्टी में जरूर एक थोड़ी सी एक पुरानी प्रथा है, जो कह सकते हैं गलत प्रथा है कि उसका पब्लिक में हम लोग आक्रोश प्रकट करते हैं। लेकिन वो एक सामान्य बात है, वो होता रहता जाता रहता है। जहाँ तक कुछ एक लोगों की बात है, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं ध्यान केंद्रित करूँगा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि ये 2 जने जो हैं जिन्होंने पिछले कुछ समय में खासकर अभी अपने स्वर तेज किए हैं, इनको इस बात को भी समझना चाहिए कि इस समय पार्टी की जो हालत है और अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने जगहों में इन लोगों की हाथ में कमान रही है पार्टी की, और पार्टी जिस हालत में है, ठीक है, इस समय वोट कम मिल रहा है, पार्टी के भी अच्छे दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, इस समय है कि हम कमज़ोर हालत में हैं। उस कमज़ोर हालत को बेहतर करने में इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा उत्कृष्ट योगदान नहीं दे पाए हैं। हो सकता है स्थिति ऐसी रही हो, परिस्थितियाँ ऐसी रही हों, लेकिन चाहे अशोक जी की बात हो, चाहे औरों की बात हो, उनको ये भी बात रखनी चाहिए कि हम लोग अपने आप को उस तरीके से साबित नहीं कर पाए जिस तरीके का मौका शायद मिला था। ये वही लोग हैं जो, अगर आपको याद होगा, 3-4 साल पहले भी होता था कि यूथ, यंग लोग आते थे, और हम में से कई लोग कहते थे कि बात यूथ की या उम्र कम होने की बात नहीं है, बात क्षमताओं की है। और ये भी है कि कभी कभी परिस्थिति से क्षमता बनती नहीं भी बनती है। तो अपने दिए हुए समय में तो कोई, आप ऐसा तो है नहीं कि कोई मतलब हमने कोई बहुत बड़ा युद्ध जीत लिया हो। तो जब नए लोगों को मौका मिला है
और देखिए, अगर आप हरियाणा की बात कहें तो हुड्डा जी का एक रहा है, एक वर्चस्व रहा है, एक उनकी ताकत रही है, उनको बागडोर दी गई है। बात ये नहीं होती कि कोई किसका होता है, बात ये होती है कि जब बागडोर किसी के हाथ में दी जाती है तो उनकी रणनीति के हिसाब से, उनकी समझ के हिसाब से कौन से लोग उनको लगता है कि ज़्यादा अच्छा फौज में तैयार होकर आगे बढ़ेंगे, उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली। उन्हें इस बार दशहरा तिहाड़ जेल में ही मनाना पड़ेगा। चिदम्बरम को उम्मीद थी कि आज उन्हें अदालत उज़्मा से राहत मिल जाएगी, लेकिन उन्हें मायूसी का ही सामना करना पड़ा। सीबीआई ने कहा कि मामला काफी हसास है और चिदम्बरम सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। 15 अक्टूबर तक सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले में सीबीआई से जवाब तलब किया है। पी चिदम्बरम अपने दशहरा का त्योहार दिल्ली के तिहाड़ जेल में ही मनाएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी कर 15 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। चिदम्बरम को यह उम्मीद थी कि आज उन्हें देश की सबसे बड़ी अदालत से राहत मिल जाएगी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। इससे पहले पी चिदम्बरम ने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा था कि पी चिदम्बरम सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, फ्लाइट रिस्क है, यानी कि वो विदेश भी जा सकते हैं, लिहाजा जांच बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे है और पी चिदम्बरम उस मामले में की अक्यूज्ड हैं, लिहाजा उनको जमानत नहीं दिया जा सकता है। आज फिलहाल इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए देश की सबसे बड़ी अदालत ने जांच एजेंसी सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 15 अक्टूबर तक सीबीआई इस पूरे मामले में अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेगी। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। दिल्ली की हुकूमत सहूलतों और तरक्की के तमाम दावे कर रही है, लेकिन इन दावों में सच्चाई कितनी है, इस एहतजाज को देखकर अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। दिल्ली के श्रम विहार के लोगों ने केजरीवाल हुकूमत के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। इनका इल्जाम है कि इनके इलाके में कोई काम नहीं हुआ। में विकास के दावे तो बहुत हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि हमारी कॉलोनी में आज तक कोई काम नहीं हुआ है। हालांकि दिल्ली की केजरीवाल सरकार इस तरह का दावा करती रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये सारे लोग यहाँ पर दिन रात बैठे हुए हैं। कल बारिश हुई, उसमें भी यहाँ पर ये लोग बैठे हुए थे। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि हमारी कॉलोनी में सीवर, पानी, सड़कें और रास्ते जैसी बुनियादी सुविधाएं वो होनी चाहिए। ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और यही मांग कर रहे हैं। इन्होंने जाने क्या सोच करके अपने प्लॉट खरीदे थे और ये कोशिश की थी कि दिल्ली में उनका एक घर होगा, एक सपना सजाएगा। तो ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो एक ही मांग कर रहे हैं कि सरकार उनके इलाके में काम करे। क्या दिक्कत है आपको, क्या मांग लेकर और कब से आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने, हमने वहाँ उन्हें बुलाया और अरविंद जी आए भी और हमने उन्हें मान सम्मान ताज भी पहनाया। सभी लोगों ने मिलकर सरम विहार के तकरीबन 5-7 हज़ार आदमी थे और उन्हें इज्जत से भी नवाजा। फिर हमने 2 महीने बाद बुलाया, मगर हमारे जो वहाँ के एमएलए साहब हैं उन्होंने पता नहीं अरविंद जी से, इतने अच्छे आदमी थे अरविंद जी, कि उन्होंने उन्हें क्या बहकाया कि सरम विहार में उन्होंने कोई काम नहीं करवाया। अभी परसों कोई काम नहीं करवाया, क्या किस तरह के हालात हैं वहाँ पे? वहाँ पर मच्छर बहुत हैं और सड़कों का कोई काम नहीं हो रहा। पब्लिक वहाँ रह रही है, अगर कोई बीमार है तो कोई सड़क पे सुविधा नहीं है। प्रेग्नेंट लेडी को ले जाना मुश्किल हो जाता है, बीमार को ले जाना मुश्किल हो जाता है। और रेड लाइट भी मेन रोड पे बंद कर दी गई है कि ताकि रोड पार करके जो जाते थे लोग, वहाँ एक्सीडेंट बहुत होते थे। हमारी कॉलोनी के कई बच्चे डेथ हो चुके हैं। हमने देखा है दिल्ली में बहुत सारी कॉलोनियाँ बस्ती हैं और लगातार बस्ती जाती हैं। जब लोगों को बसाया जाता है तो वहाँ पर सरकार की एक पॉलिसी है कि वहाँ पर काम कराए जाएंगे, क्योंकि सरकार ने ही पॉलिसी बनाई है कि जो गैर कानूनी कॉलोनियाँ भी हैं वहाँ पर भी काम होगा। लेकिन इन लोगों का कहना यह है कि वहाँ पर काम नहीं हुआ है और यही बात लेकर के यहाँ वज़ीर आला के दरवाजे पर आए हैं। देखना यह है कि कब तक इनकी सुनवाई होती है। कैमरामैन चंद्रदेव यादव के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।